चलिए, तो लेट अस बिगिन विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो हम वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने की कोशिश करेंगे और इसका वैल्यू कितना आया, कैसे आया और वो क्या प्रोसीजर रहा, कैसे ढूंढा गया, वो सब अभी हम लोग देखेंगे। तो वंस अगेन इसका शुरुआत किया न्यूटन साहब ने। सो न्यूटन साहब ने स्टडी करना शुरू किया साउंड वेव्स को। तो जब न्यूटन साहब ने साउंड वेव्स को स्टडी करना शुरू किया, सो व्हाट ही फाउंड वाज कि साउंड वेव्स जो हैं वो अपने लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स हैं, एंड सिंस दे आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, they are comprising of alternate compressions and rarefactions. Now, उन्होंने एक compression और एक rarefaction को लिया and he took it under the assumption. So what he assumed is, he assumed this to be a slow process. He said कि एक compression होगा तो उस टाइम पे जो भी हीट प्रोड्यूस होगा वो रेरिफैक्शन के टाइम पे सराउंडिंग में निकल जाएगा। तो इस वेव का टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट प्रोसेस इज माय आइसोथर्मल प्रोसेस। तो उन्होंने अज्यूम किया कि ये एक स्लो प्रोसेस होगा। तो स्लो प्रोसेस की कैटेगरी में कौन आते हैं भाई? स्लो प्रोसेस के कैटेगरी में आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो न्यूटन साहब के हिसाब से दिस वाज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, कंप्रेशन रेरिफैक्शन। ठीक है, तो एक कंप्रेशन एक रेरिफैक्शन उन्होंने इस तरीके से उसके बारे में सोचा। फिर जो उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट्स किए, so he came to the conclusion that the velocity v, it will be square root of ei upon rho. What is ei over here? Ei stands for the isothermal elasticity. So it is the isothermal elasticity. What is rho? Rho is the density of air. We say it is dry air. फिर उन्होंने आगे जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये जो EI है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, जो उनको मिला, ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी was found to be equal to the atmospheric pressure which we give by T. तो ये वैल्यू है 1.013। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा V is equal to square root of P upon rho, why? Because EI is P. So this is 1.013 10 raised to 5. ये वैल्यू है 1.293। ये कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। इसका आंसर आ रहा है 279.9 meters per second, or we can say it is 280 meters per second. तो इस तरीके से न्यूटन साहब ने पूरा कैलकुलेशन करके वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर निकाला। ये जो वैल्यू है इसमें हो गया है गड़बड़, क्योंकि हमने जो स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा है वो 320 से 340 के रेंज के बीच में पढ़ा है। तो जो उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आते हैं
ये आपका थ्योरेटिकल रिजल्ट। तो जो आप नॉर्मली अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हो साउंड के, उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और ये जो मेरा कैलकुलेशन मुझे बता रहा है, ये दोनों मैच नहीं हो पा रहा है, इसमें थोड़ा एरर है। तो इसका जो भी वर्किंग था वो सब पहुंचा दिया गया लाप्लास साहब के पास। लाप्लास साहब, यू कैन से ही वाज अ फॉलोअर ऑफ न्यूटन साहब। तो न्यूटन साहब के जो भी थ्योरीज है उसको आप देखोगे आगे लेके गए लाप्लास साहब। सो लाप्लास साहब ने ये सारा कुछ पढ़ा, उसको समझने का कोशिश किया और उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ गड़बड़ हो गई कि जब आप 280 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो, एक सेकंड में 280 मीटर्स, तो भाई ये प्रोसेस स्लो कैसे हो सकता है? ये प्रोसेस स्लो नहीं हो सकता है। और ये एरर जो था या ये डिस्क्रिपेंसी जो था, ये लाप्लास साहब की नजर में आ गया। सो क्या डिस्क्रिपेंसी लाप्लास साहब ने ढूंढा? सो लाप्लास साहब ने जब पूरा स्टडी किया, उनको डिस्क्रिपेंसी मिला कि ये प्रोसेस जो है ये स्लो प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस क्या होना चाहिए? ये एक रैपिड प्रोसेस होना चाहिए, ये एक फास्ट प्रोसेस होना चाहिए। अब ये जो मेरे 4 प्रोसेसेस हैं, इसमें से मेरा रैपिड प्रोसेस जो है दैट इज एडियाबैटिक, ये इतना फास्ट होता है कि अंदर का हीट बाहर नहीं जा पाता और बाहर का हीट अंदर नहीं आ पाता। सो सच ए प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो लाप्लास साहब ने देखिए इसके अंदर क्या करेक्शन किया। लाप्लास साहब ने बोला बाकी सब ठीक है, पर जो आप इलास्टिसिटी कंसीडर करेंगे वो आइसोथर्मल मत कीजिए, वो आपका इलास्टिसिटी रखिए एडियाबैटिक। सो इट विल बी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। तो आप क्या कर रहे हो? आप आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कंसिडर नहीं करोगे, आप क्या कंसिडर करोगे? एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। अब ये जो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी है, इट इज इक्वल टू गामा टाइम्स पी। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस गामा? ये गामा कैसे मिलता है? देखिए, ये गामा जो है दिस इज योर सीपी अपॉन सीडी। ये सीपी अपॉन सीडी अपन ने थर्मल प्रॉपर्टीज में किया है। सो द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीडी, दिस इज नोन एज गामा, एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो गामा का नाम है एडियाबैटिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू रहता है सीपी अपॉन सीवी। अपन ने थर्मल प्रॉपर्टीज में देखा है सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, यानी ये वैल्यू मुझे 1 से ज्यादा मिलना चाहिए। तो जब आप इधर फॉर्मूला यूज करेंगे तो B is equal to square root of EA upon rho. This is gamma P upon rho. इस गामा P को सब्स्टिट्यूट कीजिए, दिस इज 1.4, ये वैल्यू आता है 1.4 into 1.013 10⁵ divided by 1.29। तो बाकी का वैल्यूज जो यहाँ पे था सेम रहने वाला है, सिर्फ क्या चेंज हो गया, इधर एक गामा का फैक्टर बढ़ गया। तो गामा का फैक्टर बढ़ने से आपका आंसर में क्या चेंजेस आए देखिए भाई। तो इसको इधर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगा दिस कम्स टू अराउंड 332.3 मीटर्स पर सेकंड। और ये डेफिनेटली हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो हैं उसके रेंज में आता है। हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमको 320 से 340 दिखा रहा था, अब इधर बराबर 332.3 पे पहुंचे हैं। सो दिस इज वेरी मच इन सिंक with the experimental results
and therefore, or rather, this is how Laplace corrected Newton's formula. तो एक्चुअल या करेक्ट फॉर्मूला ये है. न्यूटन साहब का क्यों पढ़ते हैं फॉर्मूला? क्योंकि न्यूटन साहब वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक यू रीच टिल 280. तो बाद वाले को सिर्फ वो आगे का 50-60 जो था वो एडजस्टमेंट करना था. सो दिस वाज द मेन पार्ट दैट वाज ऑलरेडी डन बाय न्यूटन साहब, एंड दैट इज व्हाई इवन दो इट इज रॉन्ग वी स्टडीड. ऐसा क्योंकि बच्चे के मन में रहता है सर रॉन्ग है तो क्यों पढ़ने का, रॉन्ग है तो क्यों पढ़ने का. वो रॉन्ग है पर वो ही स्टार्ट था इसीलिए पढ़ने का. So first effect is the effect of pressure on the velocity of sound in air. तो कैसे शुरुआत करेंगे? देखिए हम शुरू करेंगे वेलोसिटी से. So we know that v is equal to square root of gamma p upon u. जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला था वो हमने लिख दिया. Density is equal to mass upon volume. तो डेंसिटी को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? डेंसिटी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम. कर दीजिए इधर सब्स्टिट्यूट तो हमको मिलेगा v, वेलोसिटी v, it is equal to gamma p v upon n. तो डेंसिटी के लिए हमने लिखा मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम चला गया ऊपर. दिस इज व्हाट वी गेट. नाउ स्टूडेंट्स, द पैरामीटर दैट वी आर स्टडीइंग उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स हमारे लिए कांस्टेंट रहेंगे. जो कांस्टेंट टर्म्स है वो तो कांस्टेंट है और बाकी के पैरामीटर्स को भी हम क्या रखने वाले हैं? कांस्टेंट. तो इस केस में देखिए गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट तो पहले से ही कांस्टेंट है. 1.4 उसका वैल्यू फिक्स है. तो हमने उसको गामा का वैल्यू कर दिया 1.4, वो फिक्स है. मास कांस्टेंट है क्योंकि एक बार आपने जितना मास ले लिया अब हम उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे. And the third parameter that is going to be constant is temperature. Why? Because we are studying the effect of pressure. तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को वेरी करेंगे. So as gamma n and e, what are they? They are constant. देखिए थोड़े दिन पहले जब हम थर्मल प्रॉपर्टीज कर रहे थे उसमें हमने एक चीज किया था जिसको बोला था बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट कैन यू से अबाउट पीवी? P into V is also a constant. तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा PV भी कांस्टेंट रहेगा. So according to Boyle's law, so at constant temperature, देखो temperature constant है, so therefore we can say Boyle's law is obeyed. Therefore, PV equal to constant. इसका मतलब velocity is proportional to or velocity is equal to राइट हैंड साइड के आपके सारे टर्म्स कांस्टेंट हो चुके हैं. गामा कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है. क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेरा पीवी भी कांस्टेंट रहेगा. सो बॉयल्स लॉ ओबे होगा. वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई? वेलोसिटी हो चुका है कांस्टेंट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है pressure alone has no effect on velocity of sound in air. तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का अकेले कुछ भी नहीं चलता है वेलोसिटी के ऊपर. आप सिर्फ प्रेशर चेंज करोगे तो वेलोसिटी पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है.
चलिए हैव अ लुक एट दिस, तब तक मैं दूसरे की तैयारी करता हूँ। तो सेकंड वाला जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सेकंड पैरामीटर इज अपना टेम्परेचर। सो फिर से शुरुआत वहीं से करेंगे। वी नो V is equal to square root of gamma P upon rho. So density is mass upon volume. गामा पी वी अपॉन एम। मतलब देखो यहाँ तक तो आपका प्रोसीजर सेम ही है, तो जो आंसर आप यहाँ तक लिख रहे हो इधर भी उतना तो सेम ही रहने वाला। अब देखिए आगे क्या चेंज करेंगे। Since the parameter that we are studying here is temperature, तो पहले टेम्परेचर तो लाइए इक्वेशन में, तो टेम्परेचर लेके आएंगे अपन। So V is equal to gamma nRT upon m. Why? Because according to ideal gas equation, PV is equal to nRT, तो आपका जो PV है वो रिप्लेस हो गया nRT से। अब आगे बढ़ते हैं। So V is equal to square root of gamma RT upon m by। ना यहाँ पर हम ये टर्म को जानबूझ के इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इधर भी आप लिख सकते थे, बट इट इज बेटर दैट यू ब्रिंग इट इनटू दिस फॉर्मेट। सो वी डिवाइड, वी टेक दिस एंड डाउन, इसको नीचे ले लेंगे। मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपने को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस देगा। वेरी गुड विशाल। तो मास अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स केमिस्ट्री में किया हुआ है आपने, ये आपको क्या देगा? मॉलिक्यूलर वेट आपको देगा। Therefore, V is equal to square root of gamma RT upon the molecular weight. प्लीज ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट, गामा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट। तो ये तीनों पैरामीटर्स क्या हैं? ये तीनों पैरामीटर्स कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होंगे। गामा का वैल्यू उतना ही रहेगा, एडियाबेटिक कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस इज अ कांस्टेंट। तो आपका V is proportional to square root of T. This is the relationship that you get over here, that velocity is proportional to square root of the temperature. And please remember, always convert in degree Kelvin. उसको Kelvin में convert करके, डिग्री सेंटीग्रेड दिया होगा तो Kelvin में convert करके solve करने का। चलिए तीसरा पैरामीटर है जो है हमारे पास, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। सो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी मतलब क्या? ह्यूमिडिटी इज the moisture content or the content of water vapor in air। पानी में कितना नमी है, पानी में कितना गीलापन है, that is humidity। मराठी में आर्द्रता, तो that is your humidity। so as humidity increases, अगर आपके पास में ड्राई एयर है, एक रूम में आप बैठे हो, 1000 मॉलिक्यूल्स ड्राई एयर का है, ठीक है, अब उसमें से 200 ड्राई मॉलिक्यूल्स चला गया, 200 वेट मॉलिक्यूल्स आ गया, उसका कैपेसिटी 1000 का ही है ना।
तो 200 ड्राई गया, 200 वेट अंदर घुस गया। अब क्या हो गया रेशियो देखो, पहले आपके पास था 1000 ड्राई एंड दिस इज 0 वेट। अब ये 200 हो गया, ये आपका 1000 से 800 हो गया, ये 200 से बड़ा इसको कर दो 400, तो ड्राई वाले के और नंबर कम हो जाएंगे। मतलब जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ता है ड्राइनेस क्या हो जाता है, ड्राइनेस कम हो जाता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो ड्राइनेस कम हो जाएगा, तो अपना ये आंसर खत्म हो गया। चलिए देखिए, अब सिर्फ लिखने वाली बात रह गई। We know V is equal to square root of gamma p upon rho. What is rho? Rho is the density of dry air. ये जानबूझ के बताने का। अब देखिए, ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, इसको आप वर्ड्स में लिखेंगे, एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर डिक्रीजेस। तो आपका जो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर है वो क्या होता जाएगा, वो कम होता चला जाएगा। मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या हो रहा है, ये डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होता चला जा रहा है। अगर ये डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होता जाएगा तो अपने पास ये जो आंसर है वो बढ़ता चले जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? If the denominator goes on decreasing, this value of velocity will go on increasing. So humidity बढ़ेगा, density कम होगा, therefore velocity बढ़ेगा. So in damp air or in humidity, velocity of sound will be more. So this is the humidity part. चलिए तीनों आंसर्स, ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से ड्राइनेस का फैक्टर कम हो गया, तो लेट अस से 50 से कम हो गया, ये हो गया 20, तो डिनोमिनेटर कम हुआ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। सो व्हेन यू विल डिवाइड दिस, योर आंसर विल बी 5। तीसरे केस में देखिए, आपने ह्यूमिडिटी और बढ़ा दिया तो डेंसिटी और कम हो गया, डेंसिटी और कम हो गया तो आंसर बढ़ेगा। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, डेंसिटी कम होएगा, तो मेरा डिनोमिनेटर कम होएगा, डिनोमिनेटर कम होएगा तो आंसर बढ़ेगा। सो आई होप